friends and welcome to Pendulum Edu. Today we'll be discussing daily current affairs of 9 September 2020. तो गाइस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर पीपल टू दिस सेशन। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। द फर्स्ट न्यूज़ इज सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। और इसको कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट व्हीलर आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट से। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें जो है एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले और कुछ जानते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया है, इंडिया जो है 4th कंट्री बन गया है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना, जो जिसने इस तरह से इस टेक्नोलॉजी का जो है परीक्षण किया है। विद दिस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स कैन नॉट ट्रैवल एट हाइपरसोनिक स्पीड्स। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होगा, जो हमारी क्रूज मिसाइल्स हैं वो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकेंगी। यहाँ पे दो टर्म होती है, एक सुपरसोनिक होता है, एक हाइपरसोनिक होता है। सुपरसोनिक यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, लेकिन जो साउंड जो इसकी सुपरसोनिक की जो स्पीड होती है, सुपरसोनिक स्पीड जो होती है या सुपरसोनिक व्हीकल्स आप कह सकते हैं, वो जो होती है वो 1 मैक से ज़्यादा होती है। मैक क्या है? ये एक यूनिट है जिससे स्पीड मेजर की जाती है। 1 मैक जो होता है दैट इज़ इक्वलेंट टू 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। और इससे ज़्यादा कोई स्पीड होती है वो सुपरसोनिक होती है। हाइपरसोनिक व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं विद स्पीड इक्वल टू और मोर देन 5 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, या फिर जो उनकी स्पीड होती है वो 5 मैक से ज़्यादा होती है। ठीक है, मैक 5 से ज़्यादा होती है उनकी स्पीड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रैमजेट इंजन की बात करें तो एक वेरिएंट है रैमजेट इंजन का, जो ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड पे और अलाउ करता है सुपरसोनिक कंबशन को। ठीक है, तो जो स्क्रैमजेट है ये जो है रैमजेट इंजन का एक कह सकते हैं कि उसका एक इम्प्रूवमेंट है। और ये जो है हाइपरसोनिक स्पीड पे ऑपरेट करता है और सुपरसोनिक कंबशन को अलाउ करता है। यहाँ पे रैमजेट की बात आई है तो रैमजेट इंजन क्या होते हैं? ये हाई प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जो एयर है उसको फोर्स किया जा सके ट्यूब के अंदर। उसके बाद जब वो हवा गर्म हो जाती है वो फ्यूल के साथ कंबस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रैमजेट होता है उसको फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है और वो जो है वो ऊंचा उड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए मिसाइल्स वगैरह में जो यूज़ किया जाता था पहले वो रैमजेट इंजन यूज़ किया जाता था, देन उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन जो है वो उसका इम्प्रूवमेंट है, उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। डीआरडीओ की हम बात करें तो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। और ये 1958 में कैसे बना था? जब डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल डेवलपमेंट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के साथ जो है कंबाइन कर दिया गया था। उसके बाद डीआरडीओ का फॉर्मेशन हुआ। इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और जो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है? उसमें डीआरडीओ कंट्रीब्यूट करता है। और जो मेजर मिसाइल्स हैं जैसे आकाश है, ठीक है, देन पिनाका, ठीक है, ये जो मिसाइल्स हैं या फिर अग्नि, ये जितने भी मिसाइल्स हैं ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। डीआरडीओ हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। द स्पीड ऑफ हाइपरसोनिक व्हीकल्स इज डैश। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक वाहनों की गति कितनी होती है? मोर देन मैक 1 इक्वल टू मैक 5, लेस देन मैक 5 एंड मोर देन मैक 5। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जो स्पीड होती है हाइपरसोनिक व्हीकल्स की वो मैक 5 से ज़्यादा होती है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज International Literacy Day is celebrated every year on 8th September to highlight the importance of literacy for all। क्योंकि सभी के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो कम्युनिटी हो, सभी के लिए जो साक्षरता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। On 26 October 1966 यूनेस्को डिक्लेयर्ड 8 September एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था वो 1967 में मनाया गया था।
कुछ हम आंकड़ों की बात करें तो ओवर 265 मिलियन चिल्ड्रन दीज आर आउट ऑफ स्कूल, और इनमें से जो 22% है वो प्राइमरी स्कूल एज के बच्चे हैं। अराउंड 773 मिलियन एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड स्टिल लैक बेसिक लिटरेसी स्किल्स। तो आप समझ सकते हैं लगभग 773 मिलियन वयस्कों में अभी भी बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है, और जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, एडोलसेंट्स हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी जो एक मिनिमम जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन रीडिंग या फिर मैथ्स वो भी लैक करती है। तो वर्ल्ड वाइड जो लिटरेसी के इश्यूज हैं उनको जो है एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। 2020 की थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, साक्षरता शिक्षण और शिक्षा कोविड-19 संकट में और उससे परे। SDG 4 की बात करें, क्योंकि ये मुद्दा जो है पूरा ग्लोबली ही है कि जो है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको इम्प्रूव करना है और इंश्योर करना है कि सबको यूनिवर्सल एक्सेस हो एजुकेशन के लिए। तो इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17, उसमें से एक जो है वो एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4। इसमें है ये क्वालिटी एजुकेशन। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर यूनेस्को जो है इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइजेस देता है उनको जो जिन्होंने आउटस्टैंडिंग या इनोवेटिव प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप किए हैं ताकि लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। तो 2020 के विनर्स देख लेते हैं। ये जो अवार्ड होती हैं, 2 अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं। फर्स्ट इज़ यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज़, इसमें 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस बार के विनर हैं जो नेपाल में एजिंग नेपाल, ये स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम फॉर इट्स बेसिक लिटरेसी क्लास फॉर ओल्डर पर्सनस प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल्स, ये यूके में इसको मिला है फॉर इट्स प्रोवाइडिंग नॉन बर्मी स्पीकिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद एक्सेस टू एजुकेशन प्रोग्राम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज़ फॉर लिटरेसी, इसमें 3 लोगों को दिया जाता है हर वर्ष। तो 3 प्रोग्राम्स के लिए दिया जाता है हर वर्ष। तो इसमें 3 प्रोग्राम कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल पार्टिसिपेशन इन मेक्सिको फॉर इट्स लिटरेसी प्रोग्राम लर्निंग बाय टीचिंग, जनरल लिटरेसी ऑफिस इन सना इन येमेन फॉर इट्स एजुकेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग रेफ्यूजीज इन लिटरेसी क्लासेस इन येमेनी सोसाइटी प्रोग्राम, और जस्ट कमिट फाउंडेशन इन घाना फॉर इट्स इंस्पिरेशनल बिजनेस स्टोरीज प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सब जो है ये अवॉर्डीज़ हैं फॉर द ईयर 2020, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2020, निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2020 जीता है? यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल्स इन यूके, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल पार्टिसिपेशन इन मेक्सिको, जनरल लिटरेसी ऑफिस इन सना इन येमेन एंड जस्ट कमिट फाउंडेशन इन घाना। तो सही आंसर क्या होगा इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल्स इन यूनाइटेड किंगडम। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज 82 मिलियन लोन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार के बीच 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये क्यों लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है? इट इज़ साइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनेंस करेगा अलग अलग इनिशिएटिव्स को, जैसे कि क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलिएंट रोड्स बनाना, रोड सेफ्टी को इंश्योर करना, बेहतर करना अलॉन्ग द टूरिज्म कॉरिडोर्स, फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट बिल्ड करना फॉर फूड बेल्ट्स। तो ये सब जो है यहाँ पर फाइनेंस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। एंड दिस प्रोजेक्ट विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस to provide protection against landslides and floods as these affect the road connectivity of the state। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर क्या है कि हर वर्ष फ्लैश फ्लड्स की वजह से या फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, रोड कनेक्टिविटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसी के लिए जो है ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होगा, इंजीनियरिंग कुछ सॉल्यूशंस जो है इंजीनियरिंग समाधान यहाँ पर लागू किए जाएंगे। The loan has a maturity of 15 years including a grace period of 5 years। तो इसमें जो 15 वर्ष की अंतिम परिपक्वता अवधि है जिसमें 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल होगी।
वर्ल्ड बैंक की बात करें तो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को, ज़्यादातर जो लो इनकम जो कंट्रीज़ होती हैं। एंड वर्ल्ड बैंक जो है ये दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कभी इस्टेब्लिश हुआ था? 1944 में हुआ था। इसके मेंबर्स 189 कंट्रीज़ हैं। प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के कौन है? डेविड मैल्पास हैं। एमडी और सीएफओ अंशुला कांत हैं और जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कार्मेन रेनहार्ट हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बारी प्रेसिडेंट से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, या फिर चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल लेवल पे है, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा गया था किसी एसएससी के एग्जाम में, तो इसीलिए ये आपके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, प्रेसिडेंट है डेविड मैल्पास, एमडी और सीएफओ है अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ट। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश क्या है? ये एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है जहाँ वो वेस्टर्न हिमालयाज़ में सिचुएटेड है। इसकी कैपिटल तो है, समर की शिमला है और जो विंटर की धर्मशाला है। गवर्नर कौन है यहाँ पर? बंडारू दत्तात्रेय है और जो चीफ मिनिस्टर है वो जयराम ठाकुर है। लोकसभा की कितनी सीट्स हैं यहाँ पर? 4 हैं और राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। Let's see a question. Which of the following state governments is a part of the 82 million loan agreement signed between the World Bank and Government of India? निम्न में से कौन सी राज्य सरकार विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड कर्नाटका गवर्नमेंट। जल्दी से कमेंट करके बताइए। गाइस कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। मूविंग फॉरवर्ड, अटल इनोवेशन मिशन कोलैबोरेट्स विद स्कूल न्यूज़ टू स्प्रेड इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ग्रास रूट इनोवेशन। अटल इनोवेशन मिशन ने ज़मीनी स्तर के नवाचारों की प्रेरक कहानियों को फैलाने के लिए स्कूल न्यूज़ के साथ भागीदारी की है। स्कूल न्यूज़ क्या है? ये इंडिया के जो लार्जेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से एक है जो एजुकेशन सेक्टर में है। और जो भी AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो भी इवेंट या कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा उसको स्कूल न्यूज़ जो है सपोर्ट करेगा। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का और इसको सेटअप किया गया था ताकि जो इनोवेशन है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है यानी कि नवाचार और जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और इसके अंतर्गत काफ़ी पहल की गई थी, काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स। तो अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो क्यों जो है स्टार्ट की गई? टू प्रमोट क्रिएटिव इनोवेटिव माइंडसेट इन स्कूल्स। तो स्कूल्स में जो है अटल टिंकरिंग लैब सेटअप किया गया। देन अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है ये क्यों किया गया? स्कूल के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। देन अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस एंड अटल ग्रैंड चैलेंजेस जो है ये लॉन्च किया गया टू प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इनोवेशन विद सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। उसके बाद मेंटर्स ऑफ चेंज जो है ये इनिशिएटिव है ताकि जो अटल टिंकरिंग लैब्स या फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स के ठीक है जो भी बच्चे हैं उनको मेंटोर करने के लिए मेंटर्स ऑफ चेंज स्टार्ट किया गया। एंड उसके बाद अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये भी एक इनिशिएटिव जो है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया, छोटे उद्यमियों के लिए अटल अनुसंधान और विचार नवाचार। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। अटल इनोवेशन मिशन हैज़ रिसेंटली partnered with which of the following platforms to spread inspiring stories of grassroots innovations? अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंच के साथ ज़मीनी स्तर पर नवाचारों की प्रेरक कहानियों को फैलाने के लिए साझेदारी की है? स्कूल न्यूज़, स्क्वायर स्पेस, टम्बलर एंड एड्यूकार्ट। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्कूल न्यूज़। मूविंग फॉरवर्ड, एक और पार्टनरशिप की है अटल इनोवेशन मिशन ने, किसके साथ की है? विद फ्रेश वर्क्स टू प्रमोट अटल इनोवेशन मिशन स्टार्टअप इनोवेटर्स। तो AIM स्टार्टअप इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए फ्रेश वर्क्स के साथ अटल इनोवेशन मिशन ने साझेदारी की है। एंड दिस कोलैबोरेशन एम्स टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन एंड स्टार्टअप्स इन द AIM पोर्टफोलियो। तो ये क्या करेगा फ्रेश वर्क? ये AIM और उसके लाभार्थियों को अपने उत्पादों के सूट के लिए जो है क्रेडिट देगा। फ्रेशवर्क्स क्या है? ये कस्टमर एंगेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है। इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड
सॉफ्टवेयर कंपनी और इसके जो सीईओ हैं वो है गिरीश मथुरबुद्धम। Moving forward, let's see a question. Atal Innovation Mission has collaborated with which of the following customer engagement software company to support innovators and entrepreneurs in India? तो अटल इनोवेशन मिशन ने भारत में नव प्रवर्तनकर्ताओं और उद्यमियों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ सहयोग किया है? स्मार्ट कैरोट, ज़ेनडेस्क, फ्रेशवर्क्स एंड लाइवजेट। क्या होगा इसका सही आंसर? The correct answer will be option C, that is Freshworks. Moving forward, next is a typhoon Haishan has damaged buildings and flooded roads in South Korea. तो टाइफून हाइशन ने दक्षिण कोरिया में इमारतों और बाढ़ से ग्रस्त सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। लास्ट वीक इसी रीजन में एक आया था टाइफून माइसक, जो कि एक सबसे अब तक जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून्स आए हैं उनमें से एक है और इसने कोरियन पेनिनसुला और जापान में काफ़ी तबाही मचाई थी। टाइफून्स की बात करें तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो जो भी 180 डिग्री से लेकर 100 डिग्री ईस्ट तक के बीच में अकर करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में जो फॉर्म होते हैं उनको टाइफून्स कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टाइफून्स के फॉर्मेशन के लिए कुछ जो है आवश्यक शर्तें हैं, कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पर्याप्त रूप से गर्म समुद्र का सतह होना चाहिए, सफिशिएंटली वार्म सी सरफेस होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी लो प्रेशर क्रिएट हो सकेगा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, वायुमंडलीय अस्थिरता होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, उच्च आर्द्रता और सफिशिएंट कोरियोलिस फोर्स यानी कि पर्याप्त कोरियोलिस बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जिससे जो साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टाइफून्स, वो फॉर्म होते हैं। साउथ कोरिया की हम बात करें तो ये कंट्री है ईस्ट एशिया में और ये अपना जो लैंड बॉर्डर है वो नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर करती है। इसकी कैपिटल सियोल है और जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर वो मून जे इन है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुंग सी क्यू हैं। और इससे पहले हमने भारत में जो कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कौन कौन से हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की थी। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था साइक्लोन निसर्ग। ये कहाँ पर आया था? ये अरेबियन सी में आया था, जिसने गुजरात और मुंबई कोस्ट को हिट किया था। एक बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया था, क्या नाम था उसका? साइक्लोन अम्फन। ठीक है, ये आया था बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स थे जो इंडिया ने जिसने इंडिया को हिट किया था, जो काफ़ी चर्चा में भी थे। आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी अ क्वेश्चन। टाइफून हाइशन हैज़ रिसेंटली डैमेज बिल्डिंग्स एंड फ्लडेड रोड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? टाइफून हाइशन ने हाल ही में निम्न में से किस देश में इमारतों और बाढ़ से ग्रस्त सड़कों को क्षतिग्रस्त किया है? जापान, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस एंड साउथ कोरिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज साउथ कोरिया। एंड नाउ दिस इज मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ कोरिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिले इन सेटिंग अप ऑफ पैनल ऑन कंटेंट रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एड्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकारों द्वारा सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन पर पैनल की स्थापना में देरी हो रही है। 13 मई को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए थे, निर्देश जारी किया था कि हर स्टेट को जो है मैंडेटरीली सेटअप करना है 3 मेंबर कमिटीज ऑन द कंटेंट रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट्स। और इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी स्टैब्लिश करी थी 3 मेंबर की ऑन द कंटेंट रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट्स 2016 में। द कमिटी विल एड्रेस द कंप्लेंट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक ऑन वायलेशन ऑफ SC गाइडलाइंस एंड इट विल ऑल्सो मेक द रिकमेंडेशंस। तो समिति जो है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर आम जनता की शिकायतों को संबोधित करेगी और सिफारिशें भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी कंटेंट है गवर्नमेंट एक्ट्स में वो रेलेवेंट होना चाहिए गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल ऑब्लिगेशन से और साथ ही साथ सिटीजन के राइट और एंटाइटलमेंट से। और दूसरा ये भी कहा था, इसमें काफ़ी डायरेक्टिव्स थे, इसमें से कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो एडवर्टीजमेंट का जो मटेरियल होना चाहिए तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और दूसरा वो किसी भी रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि सत्ता पक्ष के राजनीतिक हितों को
बढ़ावा देने के लिए निर्देशित वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो भी एडवर्टीजमेंट का मटेरियल है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। अभी इसके चलते कर्नाटका, गोवा, मिजोरम और नागालैंड ने इस तरह के जो पैनल्स हैं, जो कमिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी सेटअप कर दी हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है अपना कंसेंट दे दिया है कि जो भी गवर्नमेंट का कंटेंट होगा उसको जो सेंट्रल कमेटी फॉर्म की गई है वो मॉनिटर करे। और इस मुद्दे को जो 19th मीटिंग है कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, उसने उठाया, क्योंकि ये मीटिंग किसने चेयर की थी, फॉर्मर सीईसी ओम प्रकाश रावत ने चेयर की थी। और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि जो स्टेट लेवल कमिटीज़ हैं वो अभी तक सेटअप नहीं हुई है, उसमें डिले हो रहा है। सिर्फ कुछ ही राज्यों ने जो है इस तरह के पैनल्स को गठित किया है। और अगर इस तरह के जो पैनल्स हैं, कमिटीज़ नहीं गठित की जाती हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह इसको देखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग हेडेड बाय फॉर्मर सीईसी ओम प्रकाश रावत। पूर्व सीईसी ओम प्रकाश रावत की अध्यक्षता में सरकारी विज्ञापन में सामग्री विनिमय पर समिति के कितने सदस्य हैं? 3, 4, 5 एंड 6। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 3। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड पत्रिका गेट इन जयपुर। प्रधानमंत्री ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये पत्रिका गेट है, इसको जयपुर में इनॉग्रेट किया गया है। इसमें काफ़ी सुंदर जो है झरोके बने हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 9 गेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल इसमें 9 गेट्स हैं। और ये जो है 81 फीट हाई है और 108 फीट वाइड है। और इसमें जो है इसको बिल्ड जो किया गया है वो पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के द्वारा इसको बनाया गया है ऑन द जवाहरलाल नेहरू मार्ग इन जयपुर। इसी के साथ साथ जो है इसके इनॉग्रेशन के साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने श्री गुलाब कोठारी जो चेयरमैन है पत्रिका ग्रुप के, उनकी 2 बुक को जो है लॉन्च किया। उसमें से एक थी संवाद उपनिषद और दूसरी है अक्षर यात्रा। ठीक है, तो ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा किसके द्वारा लिखी गई है, तो श्री गुलाब कोठारी जो चेयरमैन है पत्रिका ग्रुप के, उनके द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन, वेयर इज पत्रिका गेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकेटेड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई, अलीगढ़, दिल्ली एंड जयपुर। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जयपुर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज an MOU has been signed between CSIR CMERI, that is Central Mechanical Engineering Research Institute Durgapur, and National Institute of Solar Energy Gurugram। CSIR CMERI ये इंस्टीट्यूट पहले भी न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि इसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है वो डेवलप किया था, जो कि दुर्गापुर में इंस्टॉल्ड है। और अब ये जो है इस इंस्टीट्यूट ने एक MOU साइन किया है विद NISE, जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है। ये जो MOU है ये साइन हुआ है एज अ स्ट्रैटेजिक एसोसिएशन बिटवीन द 2 इंस्टीट्यूट्स टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द सोलर एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। तो भारत में जो सोलर एनर्जी सेक्टर है इसको मजबूत करने के लिए ये जो है MOU साइन हुआ है। The MOU has been signed to carry out joint field studies for different solar technologies, develop skills of stakeholders and to conduct policy and regulatory studies related to grid integration, recycling, disposal of solar panels, batteries, etc. तो विभिन्न सौर प्रौद्योगिकी के लिए ये संयुक्त क्षेत्र अध्ययन करने, हितधारकों के कौशल विकसित करने, ग्रिड एकीकरण से संबंधित जो भी नीति और नियामक है उसका अध्ययन करने, रिसाइकलिंग और सौर पैनलों, बैटरी आदि के निपटान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। The MOU also intends to collaborate with international research institutions and jointly work to expand infrastructure and align capacity building and to improve resource sharing and coordination between NISE and CSIR CMERI। तो समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग करने और संयुक्त रूप से बुनियादी ढांचों के विस्तार और क्षमता निर्माण और NISE और CSIR CMERI के बीच संसाधन साझेदारी और समन्वय में सुधार लाने के लिए काम करने का इरादा रखता है। NSIA की हम बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल
एनर्जी। तो उत्कृष्टता का एक स्वायत्त केंद्र है ये, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। CSIR CMRI जो है, ये जितनी भी CSIR की लैब है उसमें से ये एक है और ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। Now let's see a question. CSIR, CMERI and NISE have signed MOU to strengthen the solar energy sector in India. Where is the National Institute of Solar Energy located? CSIR, CMERI और NISE ने भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा एंड गाजियाबाद। क्या होगा इसका सही आंसर? Guys, keep commenting the correct answer. The correct answer is option B, that is गुरुग्राम। आगे चलते हैं। नीति आयोग टू यूज ग्लोबल MPI टू ड्राइव रिफॉर्म्स। तो नीति आयोग जो है इसने सुधारों को चलाने के लिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि ग्लोबल MPI के निगरानी तंत्र का लाभ लेने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। The government has made global MPI a part of its decision to monitor India's performance in 29 selected global indices। तो सरकार ने 29 चयनित वैश्विक सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन की निगरानी के लिए ग्लोबल MPI को अपने निर्णय का एक हिस्सा बनाया है। The government's global indices to drive reforms and growth (GIRG) exercise is aimed at using global indices for reforming policies and improving last mile implementation of स्कीम्स। तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसका नाम है ग्लोबल इंडाइसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ एक्सरसाइज, इसमें क्या होगा कि जो भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करके जो रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं उनको पॉलिसीज़ में रिफॉर्म किया जाएगा और जो स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना है उसको आखिरी तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे कि ग्लोबल इंडाइसेस में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या इंडिया की रैंक है, क्या भी कमी है जिसको पूरा करना है, इस सबका आइडेंटिफिकेशन नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर MPI. इट हैज़ फॉर्म द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमिटी विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड OPHI एंड UNDP। तो नीति आयोग ने जो है नोडल एजेंसी MPI की और इसने MPI कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो फॉर्म की है जिसमें मेंबर्स होंगे मंत्रालय से, विभागों से और OPHI और UNDP से। MPI पैरामीटर डैशबोर्ड इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड टू रैंक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अ स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड। तो MPI पैरामीटर डैशबोर्ड जो है ये डेवलप किया जाएगा ताकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक किया जा सके और साथ ही एक स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान भी डेवलप किया जाएगा। NFHS 5 की हम बात करें तो इसको जो है टेम्परेली स्टॉप कर दिया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ये जो है इसको रोक दिया गया है। एंड NFHS को कौन कंडक्ट करता है? इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो कंडक्ट किया जाता है एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के द्वारा। ग्लोबल MPI की हम बात करें तो ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा डेवलप किया गया है 2010 में। इट इज़ रिलीज्ड एट UN's हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में सतत विकास पर जारी किया जाता है। एंड दिस यूजेस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो है इस्तेमाल करता है। इंडिया की जो रैंक थी वो 62nd थी अमंग 107 कंट्रीज इन ग्लोबल MPI 2020। इंडिया का जो MPI स्कोर था वो था 0.123। और हम बात करें कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं तो ये मेजर 3 इसमें इंडिकेटर होते हैं जो 3 डायमेंशंस कह सकते हैं पॉवर्टी के, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। और फिर उसके बाद इनको फर्दर जो है अलग अलग इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हेल्थ के अंतर्गत चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन को देखा जाता है, उसमें जो है मार्क्स दिए जाते हैं, उनका वेटेज 1/6 है। देन एजुकेशन का जो वेटेज है वो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को देखा जाता है, स्कूल अटेंडेंस को देखा जाता है, इनका वेटेज भी 1/6 है। देन लिविंग स्टैंडर्ड्स में जो है 6 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, 6 इंडिकेटर्स पे जो है यहाँ पे देखा जाता है सारी कंट्रीज़ को, जैसे कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स। तो इन सब की जो वेटेज है 1/18 है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है वेटेज दिया जाता है और फिर ओवरऑल जो ग्लोबल एमपीआई है उस पर जो है रैंकिंग दी जाती है वेरियस स्टेट्स को। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन। इन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 इंडियाज एमपीआई स्कोर वॉज डैश। वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक 2020 में भारत का एमपीआई स्कोर था डैश 0.109, 0.123, 0.137 एंड 0.148। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 0.123। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई बैंक सीईओज हस्बैंड अरेस्टेड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो आईसीआईसीआई बैंक की जो सीईओ हैं चंदा कोचर, उनके जो पति हैं दीपक कोचर, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो है अरेस्ट कर लिया गया है इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। और ईडी ने क्वेश्चन किया है चंदा कोचर को, उनके हस्बैंड को, इन अ केस ऑफ एलिज्ड इरेगुलरिटीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग इन गिविंग बैंक लोन्स टू वीडियोकॉन ग्रुप। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें हम तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हम बात करें तो इट इज़ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसकी जो स्थापना थी, गठन था इसका 1 मई 1956 को हुआ था। और इसका जो मेन काम होता है ये इन्फोर्स करता है फेमा को, और फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रोविजंस को, और कुछ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के जो कुछ प्रोविजंस हैं उनको भी लागू करता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है? नई दिल्ली में है। डायरेक्टर कौन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के? श्री सुधीर नाथ हैं। और इसके 10 जोनल ऑफिस हैं और 11 सब जोनल ऑफिसेज हैं। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन। व्हेन वाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर्म? प्रवर्तन निदेशालय का गठन कब किया गया था? 1 मई 1956, 1 अगस्त 1959, 1 जून 1990 एंड 1 अक्टूबर 1993। क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट डायरेक्टर को फॉर्म किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज जीईएसी अलाउड कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ 2 बीटी ब्रिंजल वैरायटीज जनक एंड BSS 793। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अलाउ कर दिया है कि जो फील्ड ट्रायल्स हैं बीटी ब्रिंजल वैरायटीज़ के, जनक और BSS 793 के, और जो परमिशन है ये किसको दी गई है? जलना बेस्ड फर्म है बीज शीतल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, उसको दी गई है ताकि ये 7 स्टेट्स में ट्रायल कर सके बिटवीन 2020 एंड 2023। और जो ट्रायल्स हैं दीज कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर द परमिशन फ्रॉम द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स। और ये जो 2 ब्रिंजल वैरायटी हैं इसमें एक नया बैक्टीरियल जीन शामिल है, BT क्राई IFA1, ठीक है, इसका नाम है। आगे चलते हैं, in 2009 and 10 the government stopped field trials of a BT brinjal variety developed by Monsanto Micro। तो इससे पहले 2009-10 में जो गवर्नमेंट है उसने जो फील्ड ट्रायल्स चल रहे थे बीटी ब्रिंजल वैरायटी के उसको रोक दिया गया था। ये जो बीटी ब्रिंजल वैरायटी है मोनसांटो मैगो के द्वारा जो है बनाई गई थी। ट्रांसजेनिक बीटी ब्रिंजल क्रॉप जो है इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे क्योंकि इसमें एक इस तरह का जीन होगा जिसकी वजह से जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाएगा, ठीक है, वो ख़राब नहीं होंगे बीटी ब्रिंजल, और इससे जो कॉस्ट है क्रॉप की वो भी कम हो जाएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की हम बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है ये कार्य करती है। इसके जो चेयरमैन हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इसमें टोटल 24 सदस्य होते हैं जो हर महीने मीटिंग को हेल्ड करते हैं, और इसका जो काम होता है आनुवंशिक रूप से इंजीनियर उत्पादों और उनके क्षेत्र परीक्षणों के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है, और ये जो है प्यूनिटिव एक्शन भी ले सकता है अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति डैश के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत ईजी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। So friends, here we have covered the daily current affairs and related questions. I hope रोजाना आप daily current affairs follow कर रहे हैं।
तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यूं ही जम के तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।